हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आई टू स्टेट टीम पर। मैं हूं आपके साथ खुशबू राजपूत। चलिए आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, क्लास 12 हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी मैं आपको। मैं इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल के ऑलमोस्ट करवा चुकी हूँ क्वेश्चंस, तो आज हम हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका, अपन इसका आंसर भी देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है, सिंधु सभ्यता में अन्न घरों का क्या महत्व है। मतलब सिंधु सभ्यता में जो अनाज घर होते थे उनका क्या महत्व है। हड़प्पा लिपि के विषय में बताइए। हड़प्पा लिपि के बारे में वर्णन करना है। मगध के उत्कर्ष के कारणों की विवेचना करनी है। महाभारत पर 50 शब्दों का परिचय देना है। लघु है इसलिए 50 शब्दों का, अगर दीर्घ में आता तो 500 आ जाता। तो पांचवा है, अकबर के नवरत्नों के नाम बताना है। मतलब अकबर के जो नवरत्न थे उनके नाम बताना है। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था, इसकी स्थापना कब हुई, तो ये बताना है। मीराबाई पर एक टिप्पणी लिखना है। और दुवाश लोग क्या कौन थे, इसका आंसर बताना है। तो चलिए देखते हैं। और नवा है, लखनऊ समझौता का क्या महत्व है, तो लखनऊ समझौता का महत्व बताना है। इसके बाकी के दिए के क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध के जीवन एवं शिक्षकों का वर्णन करना है। अशोक की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। हन ई अकबरी अपने काल का आईना, तो इसके बारे में व्याख्या करनी है। और भक्ति और सूफी आंदोलन एक दूसरे के पूरक हैं। भक्ति और सूफी आंदोलन एक दूसरे के पूरक किस प्रकार है, व्याख्या करनी है। तो चलिए इनके आंसर देखते हैं। पहला हो जाएगा आपका प्रश्न उत्तर जी है आपका, सिंधु सभ्यता के अनाघरों का विशेष महत्व था। तो इसका आंसर पढ़ेंगे अपन। तो अगर अभी तक दोस्तों आपने आई टू स्टेट टीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई टू स्टेट टीम को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हम जो वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए देखते हैं। पहला है आपका, सिंधु सभ्यता के अनाघरों का विशेष महत्व था। अतिरिक्त उत्पादन धन का संचय किया गया था। अनाज सुरक्षित रखी जाती थी। मोहनजोदड़ो का अनागार सबसे बड़ा था। यह व्यापार वाणिज्य का केंद्र भी था। संभवतः अकाल एवं भूखमरी के समय अनागार में संचित अनाज का उपयोग किया जा रहा होगा। वर्तमान गोडाउन के समय समान मोहनजोदड़ो में विशाल अनागार होते थे, जो विदेशी व्यापार का साधन भी थे। मतलब अभी जो अपने गोडाउन होते हैं उसी तरह पहले अनागार होते थे, जिसमें अनाज को सुरक्षित रूप से रखा जाता है, ताकि जो महामारी अकाल वगैरह है उस समय टाइम काम आ सके। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा स्थलों के उत्खनन में बड़ी संख्या में लिपिबद्ध वाले क्वेश्चन। तो इसका रहा आपका, हड़प्पाई स्थलों के उत्खनन में बड़ी संख्या में लिपिबद्ध मोहरें मिली हैं। मोहरों पर छोटे छोटे अभिलेख खुदे हुए हैं। मोहरें जारी करने वाले व्यक्ति के यह नाम और पद और इंकित होता है। लिपि का वास्तविक स्वरूप आज भी स्पष्ट नहीं है। कुछ विद्वानों ने इससे पढ़ने का प्रयास किया है। कुछ इसे संस्कृत अथवा द्रविड़ भाषा पर आधारित है। ब्राह्मणी लिपि से भी इसकी तुलना की जाती है, परंतु इस संबंध में अंतिम निर्णय आना बाकी है। अक्षरों को चित्रों अथवा अभिचिह्नों में दर्शाया जाता है। अनुमानित अक्षरों की संख्या भी पूछी गई थी, तो ये 400 है। ओटी में पूछ लेते हैं दोस्तों। तो चलिए थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो वीडियो के अंत तक जरूर बनी रहे। तो चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये वीडियो देखना है, मिस नहीं करना बिल्कुल भी। तो चलिए, और इसको बिल्कुल स्किप ना करें। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन है आपका, 16 महाजनों वाला। जी महाजन लिख रहा है। 16 महाजन, मगध सबसे शक्तिशाली महाजन था। इसके उत्कर्ष के अनेक कारण थे, जैसे मगध की भौगोलिक स्थिति जो पहाड़ों नदियों से घिरा होता था। मगध के आर्थिक संपन्नता भी थी। इसके लिए खनिजों की पर्याप्तता एवं उर्वरक कृषि भूमि का उपलब्ध होना था। मगध का सैन्य संगठन भी परंपरा एवं मजबूत योगदान भी महत्वपूर्ण कारण थे। इसके अतिरिक्त नदियों के होने से आवागमन यातायात की सुविधा भी वाणिज्य व्यापार को बढ़ावा देती है। तो ये आपका महाजन वाला क्वेश्चन हुआ है दोस्तों। मैंने जी आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, 14-15 क्वेश्चन है टोटल। ये क्वेश्चन आप एक बार जरूर पढ़िएगा। ये वीडियो के क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इन क्वेश्चन में से मिल जाएंगे।
3 से 4 क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में जरूर मिल जाएंगी। तो चलिए चौथा क्वेश्चन है, महाभारत को समझाना था 50 शब्दों में। तो महाभारत का प्राचीन भारत का सबसे विशाल महाकाव्य माना जाता है। महाभारत सबसे प्राचीन महाकाव्य है। ये 150 अधिकरण एवं 180 प्रकरण में विभक्त था। इसमें कुल 15 अध्याय हैं। महाभारत 15 अध्याय हैं। इनकी रचना एवं संकलन काल को 500 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इनमें पांडवों और कौरवों के वंश के बीच युद्ध का विस्तृत एवं विशद विवरण दिया गया है। यह भारतीय इतिहास का साहित्यिक स्रोत भी माना जाता है। तो इसमें 15 अध्याय होती हैं, 115 अधिकरण और 180 प्रकरण होते हैं। तो जो ओटी में पूछ लेते हैं तो आप जरूर कीजिएगा। अकबर के नौरत्न, तो पहला हो जाएगा अब्दुल रहीम खानी खाना, अकीम हुमायूं, मुल्ला दो प्याजा। ये है बाकी का आपका रहा बीरबल नवा। इसके बाकी तो दोस्तों इसका फोर्थ वाला हो जाएगा अब्दुल फजल। आप इसको लिख लेना, ये प्रिंट छूट गया जी वाला। तो अब्दुल फजल हो जाएगा फोर्थ। पांचवा हो जाएगा आपका फैजी। छठवा हो जाएगा आपका तानसेन। आपका सातवां हो जाएगा राजा मानसिंह। दोस्तों आपको ये नाम याद रखना है, अकबर के 9 रत्न, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 8वां है आपका राजा टोडरमल। और 9वां रहा आपका बीरबल। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला है आपका विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक हरिहर एवं बुक्का था, जिसने 1836 ईस्वी में दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये VVI वाला क्वेश्चन है आपका। ये 2021 में प्रीवियस क्वेश्चन में आया था। और जी विजयनगर के संस्थापक और इनकी संतो ऊटी में आपको मिली जाएगी, दोनों को ही मिल जाएंगी। संस्थापक वाला 2 नंबर मिल सकता है और इसकी सन भी मिल सकती है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर करें इसको। मीराबाई पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता के एक गांव कुशली में हुआ था। वे मीड़ता की राजा रत्न सिंह राठौर की पुत्री थी। उनके पति भोजराज की असमय मृत्यु हो गई और मीराबाई विधवा हो गई। बाद में मीराबाई कृष्ण से प्रतीकात्मक प्रेम करते हुए कृष्ण भक्ति में लीन हो गई थी। 8वां क्वेश्चन है आपका, दुभाष लोग कौन थे। तो दुभाष लोग ब्लैक टाउन में रहती थी और स्थानीय भाषा और अंग्रेजी भाषा बोलती थी। और इसका सेकंड है बी एजेंट और व्यापारियों के रूप में कार्य करती थी और भारतीय समाज और गांव व्यक्ति के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाती थी। वे संपत्ति एकत्र करने के लिए सरकार में अपनी पहुंच का इस्तेमाल करती थी। 9वां है लखनऊ समझौते का क्या महत्व है। तो लखनऊ समझौता, यह समझौता दिसंबर 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की आपसी तालमेल को दर्शाता है। आपका इसका सेकंड पॉइंट हो जाएगा, लखनऊ समझौते के अंतर्गत कांग्रेस ने प्रत्यक्ष चुनाव क्षेत्रों को स्वीकार किया। समझौता ने कांग्रेस की मध्य मार्गियों, उग्रपंथियों और मुस्लिम लीग के लिए एक संयुक्त राजनीति मंच प्रदान किया। 10वां है क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने भी देखा होगा जी, आता है हर बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर रहा हाँ, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारतीय संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। जैसा कि आप जानते हो भारत के संविधान में भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में जोड़ा गया है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और ना ही राज्य के नागरिकों को कोई धर्म अपनाने की प्रेरणा देता है।
वह सभी धर्मों का आदर करता है एवं नागरिकों को भी अपनी इच्छानुसार धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है। मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ये आपकी दीर्घ है। गौतम बुद्ध का जीवन परिचय बताना था दोस्तों। तो गौतम बुद्ध का जीवन परिचय गौतम बुद्ध का मूल नाम सिद्धार्थ था। ये भी आपका ओटी में पूछ लेते हैं। उनका जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। स्थान भी पूछते हैं आपसे। उनके पिता शुद्धोधन जोड़ी में आता है आपको जी। इनमें से आपकी 3 से 4 ओटी कंप्लीट हो जाएंगी दोस्तों। खालिस्तान में पूछ लेते हैं इसकी सन। नाम तो पूछते ही हैं गौतम बुद्ध का नाम 55 का, और उनके पिता का नाम, उनकी माता का नाम नॉर्मली आता है, उनके गुरु का नाम। तो आप इसको और उनके गांव का नाम, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनको निर्माण प्राप्त कहाँ हुआ था, तो ये सब आप नॉर्मली कर लीजिएगा। आपको जोड़ी में खालिस्तान में सही विकल्प में आपको पूछ लेते हैं। तो इनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के गाक्ष गणराज्य के प्रमुख थे। उनकी माता महामाला कौशल राज्य की राजकुमारी थी। माता का निधन हो जाने के कारण उनका लालन पालन उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। गौतम गोत्र में उत्पन्न होने के कारण वे गौतम भी कहलाए। वे बचपन से ही चिंतन में निगम रहे थे। वे सांसारिक माया मोह से मुक्ति पाने का उपाय सोचते रहते थे। एक दिन भ्रमण के समय आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। मैं पूरा पढ़ूंगी तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा। जो आपके गौतम बुद्ध के उपदेश एवं शिक्षा भी पूछते हैं। जो अगला क्वेश्चन आता है आपका, तो आपके इसमें 2 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। उनके उपदेश एवं शिक्षा बौद्ध ग्रंथों से मिलती है। वे आरंभ में पाली एवं बाद में संस्कृत में भी लिखे गए हैं। गौतम बुद्ध का मूल आधार 4 आर्षत है। दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। ये आपका क्वेश्चन रहा पूरा आंसर। आपका 12वां है अशोक का कलिंग वाला, तो जी इसका रहा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी आपका 13वां सूफी भक्ति और सूफी आंदोलन के प्रभाव। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये दोनों में से क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर भी आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और मैं इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, तो वो आप ज़रूर कर लें। मॉडल पेपर सॉल्यूशन कर लें, प्री बोर्ड सॉल्यूशन कर लें। आपके पेपर आने वाले हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पेपर को। 17 तारीख से आपके पेपर हैं, तो अच्छे से पढ़ाई करिए। और अभी पूरा मत पढ़िए आप। प्रश्न बैंक, मॉडल पेपर, प्री बोर्ड पेपर, ये सब सॉल्यूशन कर लीजिए। तो इसके बाद आप इन सबको कर लीजिए। बहुत ही आपको पूरे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आपके। और मॉडल पेपर, प्री बोर्ड पेपर जरूर सॉल्व कर लें, क्योंकि ये वार्षिक पैटर्न पर बनाए गए हैं। तो कैसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको इसका पता चल जाएगा। और इन क्वेश्चन में से आपको मिल जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।